हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, जर्नल एंट्री फेज 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पढ़ लिया था और उसको कहाँ कैसे ट्रीट करना है हम आपको बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड गुड्स, परचेज एंड सेल्स रिटर्न, इनकम एंड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। ये सब हमने थोड़ा थोड़ा उसमें बताया था, लेकिन आज हम इसको विस्तार से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड गुड्स। एसेट्स और गुड्स में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, बेसिक डिफरेंस इसमें है कि एसेट्स बिजनेस में यूज करने के लिए ली जाती हैं और गुड्स परचेज की जाती हैं रीसेल करने के लिए, यानी कि उनको खरीदते हैं और फिर बेच देते हैं। देखिए, मान लीजिए जैसे आपका फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर खरीदने बेचने का, तो फर्नीचर को अगर आप खरीदेंगे और फिर बेचेंगे तो वो आपके लिए गुड्स होगी। और अगर आपका बिजनेस किसी और चीज़ का है तो वही फर्नीचर आपने यूज़ करने के लिए लिया होगा, वो फिर आपके लिए एसेट हो जाएगी। तो क्या ट्रीटमेंट है इनमें? देखिए, अगर आप किसी एसेट को खरीदते हैं, नॉर्मली क्या होती है एसेट? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। अगर आपको बताया हुआ नहीं है तो गुड्स के लिए गुड्स ही लिखा होगा, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स। अगर बता दिया कि फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर गुड्स, ऐसे मतलब बताया हुआ तो ठीक है, लेकिन 9 आउट ऑफ 10 टाइम बताया हुआ नहीं होता, गुड्स ही यूज़ किया जाता है। तो जब भी आपने कोई एसेट परचेज की, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, तो उसको उसके नाम से ही रिकॉर्ड करना है। जैसे मान लीजिए मशीन परचेज की तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या किसी का नाम है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू नेम। और अगर गुड्स परचेज की तो उसके लिए परचेज वर्ड का यूज होता है। देखिए, हम कुछ एग्जांपल लेकर के उसको समझते हैं। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए इसमें परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹90,000, 90,000 रुपये की मशीन खरीदी। तो अब ये तो मशीन एसेट है ना, तो इसकी क्या एंट्री मिल जाएगी? जो एसेट खरीदी उसी एसेट को डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, उनसे मशीन आई है हमारे पास तो डेबिट, और कैश हमारे पास से गई है तो टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 90,000 रुपीज दोनों साइड लिख देंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। ठीक है। अगर यही मशीन हमने किसी से उधार में खरीदी है, क्रेडिट में, या फर्नीचर खरीदा, मान लीजिए, क्या लिख दिया? परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राम फॉर ₹80,000, 80,000 का राम से फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर भी एसेट है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इसमें? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। फर्नीचर आया तो डेबिट पर कम्स इन, और राम गिवर है तो इसमें लिख देंगे टू राम। 80,000 रुपीज आपने यहाँ लिख देने। तो ये तो हो गया बच्चों सिंपल, अगर आपने एसेट खरीदी है। अगर आपने गुड्स परचेज किया तो क्या दिया होगा? देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹10,000। मान लीजिए 10,000 रुपये की गुड्स मोहन से खरीदी, तो अब इसमें परचेज गुड्स है, अगर आप इसको गुड्स ही लिख दोगे तो फिर आपको डिफरेंस कहाँ किया आपने कि एसेट और गुड्स में क्या डिफरेंस है? इनको आपने यूज करना है, इसको आपने बेच देना है गुड्स को। तो क्या करते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स को परचेज और सेल ही लिखा जाता है। तो ये हमने गुड्स परचेज की तो हम इसमें लिख देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, और इसमें 10,000 रुपीज हम यहां डाल देंगे। ठीक है। अगर हमने सेल किया, फॉर सेल, या देखिए सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 टू मनोज, इसमें गुड्स हमने सेल किया, तो क्या एंट्री बनेगी? जिसको सेल किया वो डेबिट हो जाएगा, रिसीवर हो गया, तो हम लिखेंगे मनोज डेबिट, और हमारे पास से गुड्स गई है जिसको हम सेल्स लिखते हैं, सेल करने पर टू सेल्स अकाउंट, तो ये हम लिखेंगे यहाँ 20,000 रुपीज़। तो ये डिफरेंस है बच्चों परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ एसेट पे। एसेट परचेज कर रहे हो तो एसेट अकाउंट ही डेबिट होगा, और अगर आपने कैश में खरीदा तो टू कैश, किसी से उधार लिया तो उसका नाम। अगर आपने गुड्स सेल की है तो जिसको बेची है उसका नाम डेबिट होगा, टू सेल होगा, कैश में बेचे तो कैश को डेबिट टू सेल होगा। ठीक है। देखिए, जो गुड्स परचेज की है वो हम रिटर्न भी कर सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिकेशन नहीं है। सपोज हमने जिस शेप, साइज, कलर की गुड्स मांगी थी उसमें से कोई एक आधा चीज़ डिफर कर रही है, या तो शेप अलग है, साइज अलग है, कलर अलग है, तो हम उसको रिटर्न करेंगे। सेम वे में अगर हमने किसी को सेल किया और उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है तो वो हमें वापस करेंगे। तो परचेज और सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड कैसे करना है?
तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो ओरिजिनल एंट्री होगी परचेज और सेल की उनको रिवर्स करना है आपने, और परचेज और सेल वर्ड के साथ रिटर्न वर्ड ऐड करना है। देखिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए जैसे ये दो एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन और सोल्ड गुड्स टू मनोज। तो जैसे ये परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹10,000, मोहन से अपने गुड्स परचेज के, हमने उसे लौटा दी गुड्स से। तो हम यहाँ कह लेंगे एग्जाम्पल 1 में रिटर्न गुड्स वर्थ ₹3,000 टू मोहन। मोहन को हमने 3,000 रुपये की गुड्स लौटा दी, ये इससे रिलेटेड हो जाएगा। अब देखिए सेल के नाम ले लेते हैं इसको, मनोज रिटर्न 15% या 20% ऑफ द गुड्स। मनोज ने भी 20% गुड्स लौटा दिया आपको। तो देखिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में हमने। सबसे पहले है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। परचेज गुड्स की मोहन से तो एंट्री करी हमने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब मोहन ने हमें 3,000 की गुड्स रिटर्न कर दी, तो हमें क्या करना होगा, इस एंट्री को रिवर्स कर देना है। मोहन ऊपर आ जाएगा डेबिट में, परचेज नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोहन डेबिट, हम मोहन को लौटा रहे हैं, गुड्स की पसंद नहीं आई, और टू परचेज नीचे आएगा, टू परचेजेस, और इसके साथ रिटर्न वर्ड हमने ऐड करना है, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। अमाउंट 3,000 गिवन है तो 3,000 इसमें लिख देते हैं, ये हो गया। तो देखिए हमेशा परचेज रिटर्न जब भी होगा तो आप ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर दें, और जिसको बेचा था उसका नाम डेबिट, टू परचेजेस रिटर्न। सेल रिटर्न हुआ, क्या लिखा, मनोज रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स, मनोज ने 20% गुड्स लौटा दी। तो आपने एंट्री की थी, हमने क्या, मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब इसको रिवर्स कर लेंगे हम, और सेल्स ऊपर आ जाएगा, इसके साथ रिटर्न वर्ड जोड़ देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनोज। तो कितनी गुड्स लौटाई मनोज ने, 20%। तो 20,000 का 20% होगा 4,000 रुपीज़। तो ये बच्चों आप परचेज और सेल रिटर्न से रिलेटेड एंट्री कर सकते हैं। जब भी परचेज रिटर्न सेल रिटर्न आएगा, ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करना है और उसके साथ रिटर्न वर्ड जोड़ देना है, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। देखिए तीसरा टॉपिक है आज का, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन आज इसको और डिटेल बता देता हूं आपको। देखिए एक्सपेंसेस अगर हम पे करते हैं और इनकम रिसीव करते हैं, तो ये सभी चीज़ें, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, ये सब नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पर रूल हमने बताया था आपको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्या होता है कि ये रूल अपने आप पूरा नहीं होता, क्योंकि एक ही, मतलब उसी रूल से आप पूरी एंट्री नहीं कर सकते। देखिए जैसे हमने लिखा है पेड रेंट, रेंट पे किया, तो रेंट तो आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया। जो भी पेड होगा ना, जैसे लिखा होगा रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस, पेड अगर लिखा है तो इसका मतलब ये एक्सपेंसेस है। और इन्हीं के लिए रिसीव्ड लिख दिया है, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड कमीशन, तो ये इनकम हो जाती है। तो पेड रेंट आपका हुआ एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के लिए आपको पता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे आप। लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट इनकम हुई, तो रेंट पे करने से तो आपको इनकम नहीं हुई ना, डेबिट तो आपने कर लिया एक्सपेंसेस, लेकिन क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट इनकम करना है, तो इनकम तो है नहीं इसमें रेंट पे करने में। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ कैश वर्ड को अटैच करेंगे। जो भी आपको, चाहे इनकम की एंट्री हो, चाहे आपके पास एक्सपेंसेस की एंट्री हो, एक्सपेंसेस किया तो टू कैश करना है, इनकम किया तो आपको क्या कर देना, उसको डेबिट कर देना है कैश को। तो देखिए फॉर ऑल एक्सपेंसेस पेड, जब भी आप एक्सपेंसेस पे करेंगे तो एक्सपेंसेस नेम अकाउंट डेबिट, जो भी एक्सपेंसेस का नाम है उसे डेबिट कर लें। जैसे पेड रेंट है, रेंट अकाउंट डेबिट कर दें, सैलरी है, सैलरी डेबिट, वेजेस डेबिट, कमीशन डेबिट, जो भी आपने पे किया डेबिट, और टू कैश कर दें, क्योंकि कैश जाएगी उसे देने से, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट रूल से बन जाएगा ये। और फॉर ऑल इनकम रिसीव, जब भी आप इनकम रिसीव करेंगे तो कैश आपके पास आएगी, तो डेबिट वर्ड कम्स इन रूल से कैश को डेबिट, और टू इनकम नेम, इनकम का जो भी नाम हो वो आप लिख देना यहाँ पर। देखिए 3-4 एग्जाम्पल में राकेश से बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले है, जैसे चलो पहले यहाँ कर लेते हैं सॉल्यूशन। पेड रेंट, रेंट पे किया, तो रेंट पे करना है क्या आपके लिए, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंसेस नेम अकाउंट डेबिट। तो एक्सपेंसेस का नाम क्या है, रेंट है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, और क्या लिखना हमने, टू कैश, टू कैश अकाउंट। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, 3,000 रुपीज़, ये हो गया। दूसरी भी हमने एक्सपेंसेस के लिए पेड सैलरी,
तो एक्सपेंसेस देखिए वही बनेगा, एक्सपेंसेस नेम डेबिट टू कैश, पेड है, पेड के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको पेड ही किया जाता है। तो पेड सैलरी, तो एक्सपेंसेस का नाम क्या हुआ, सैलरी। तो हम यहाँ नेम, एक्सपेंसेस नेम की जगह लिखेंगे सैलरी। तो प्लूरल में लिखते हैं अकाउंट में ज़्यादातर, तो लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी पे की हमने 5000 रुपीज, ये होगा। इसी तरह से इनकम का है, देखिए रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 7000। तो इनकम रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम नेम। तो हमने यहाँ इंटरेस्ट रिसीव किया, इस प्रोसेस में हमारे पास कैश आई होगी, तो हम एंट्री क्या कर देंगे, हम कैश अकाउंट डेबिट, जो चीज़ आई वो डेबिट हो गई। क्रेडिट क्या करना है, टू इनकम नेम, तो इनकम का नाम क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, 7000 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिला है, वो आप यहाँ पर क्रेडिट कर दें। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन, तो ये भी कमीशन मिल रहा है तो आपके लिए इनकम है, अगर पे कर रहे होते तो एक्सपेंसेस था। तो फॉर इनकम रिसीव्ड कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम नेम। तो फिर हमें कैश मिली है तो डेबिट बट कम से रूल से हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, और टू इनकम नेम, इनकम का नाम यहाँ पर कमीशन है, तो लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट। तो ये 8000 रुपीज़ आप लिख दें। तो इस तरह से बच्चों हम एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम्स और गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं। कैश का इनके साथ यूज़ करना पड़ता है। देखिए एक लास्ट और टॉपिक इसमें समझा देता हूँ आपको, उसके बाद ये वीडियो खत्म और आपका फेज 1 कंप्लीटली फिनिश्ड। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फेज 2 जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और बैंक ट्रांजेक्शन बताएंगे। देखिए जब क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कभी लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, कभी लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड फर्नीचर, ऐसे ऐड होते रहते हैं। तो अगर आपको लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो आप क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखिए रीजन होता है कि बिजनेस और बिजनेस के ओनर दोनों डिस्टिंक्ट एंटिटी हैं, दोनों की पहचान अलग अलग है। तो बिजनेस करता है ट्रांजेक्शन इवन विद द ओनर, ओनर के साथ किए गए ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड कर लेता है बिजनेस। तो बिजनेस में जब बिजनेसमैन स्टार्ट करेगा बिजनेस तो कैश आएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट, और गया कुछ नहीं तो हमारे पास लायबिलिटी बनेगी। तो इंटरनल लायबिलिटी है जो ओनर की लायबिलिटी तो उसे कैपिटल बोलते हैं। तो अगर कैश से स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अगर दोनों हैं कैश और गुड्स तो कैश अकाउंट डेबिट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर मान लीजिए तीन चीज़ें कैश गुड्स फर्नीचर या मशीन कुछ है तो कैश अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट मशीन डेबिट फर्नीचर डेबिट जो है डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हो गया स्टार्टेड बिजनेस विद। तो हम आप ये सोचेंगे क्या हमेशा बिजनेस स्टार्ट ही होता रहेगा, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बिजनेस पहले से चल रहा हो। तो उस केसेस में आपको लिखा होगा कि फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ, ऐसे नाम दे देंगे अरविंद कुमार या कुछ भी, कि उनकी बुक्स में ये बैलेंसेस अपीयर हो रहे हैं ऑन Jan 1 या April 1। तो दे देंगे आपको कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटर, क्रेडिटर, बीपी, ऐसे बहुत सारी एसेट्स लायबिलिटी दे देंगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जितनी भी एसेट्स हैं यानी कि प्रॉपर्टीज संपत्तियां, उन सबको आपने डेबिट करना है और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको आपने क्रेडिट करना है। जो डिफरेंस निकलेगा वो कैपिटल होगा। देखिए जैसे मैं इसमें बताता हूँ आपको कि ये सब 1 2 3 4 5 ये 6 जो है ये एसेट हैं। तो हम इनके लिए क्या लिखेंगे रिकॉर्ड करने के लिए, कैश अकाउंट डेबिट, फिर लैंड अकाउंट डेबिट, उसके बाद बिल्डिंग भी एसेट है तो बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट, उसके बाद मशीन अकाउंट डेबिट, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, उसके बाद डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स भी हो सकता है अकाउंट डेबिट। सन्ड्री का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे डेटर होंगे तो उनको सबको जोड़ के एक नाम दे देता है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर टू क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स और टू बीपी यानी कि बिल्स पेबल अकाउंट। तो ये होगा। अब इसमें देखिए हमने अभी इसमें अमाउंट नहीं लिखा, चलिए मैं लिख लेता हूँ कुछ इमेजनरी अमाउंट। मान लीजिए 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 60,000 है, फिर ये 20,000 है, डेटर्स 30,000 है, क्रेडिटर्स मान लीजिए 40,000 और बीपी को 20,000। अब देखिए दोनों साइड का टोटल नहीं मिल रहा जबकि दोनों साइड बैलेंस होनी जरूरी है। तो 10, 20, 30, 80, 140, 160 और 190, ये 1,90,000 टोटल बनता है। फिर देख लेंगे 30, 80, 140, 160, 190 और ये दोनों बन रहे हैं कितने 60। तो 1,30,000 रुपये कम रह गए। तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर,
टू कैपिटल अकाउंट 1,30,000। नरेशन आपके लिख सकते हैं, आप इसके लिख सकते हैं बीइंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो इस तरह से बच्चों ये फेज 1 कंप्लीटली आपका फिनिश 2 पार्ट में। आप इनको देखें, अच्छी तरह समझें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्काउंट के और बैंक ट्रांजैक्शन के ट्रीटमेंट बताएंगे।